अच्छा ठीक है ना। अभी हम सेकंड पोजीशन पे थे, तो हमने कहा कि ए जे पे रखे हुए डेटा को, यानी ए जे में 2 है, सेकंड पोजीशन के डेटा को आपने जो है वो फर्स्ट पोजीशन के डेटा से कंपेयर करना है। अब सेकंड पोजीशन पे क्या रखा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे रखा हुआ है 68। क्या 68 वो फर्स्ट पोजीशन पे रखे हुए डेटा से, क्योंकि मिन में फर्स्ट था, तो क्योंकि अपडेट हो चुका था ये, कंपेयर करो क्या है मिन के अंदर 45, डेटा को कंपेयर करो इस लोकेशंस के डेटा को। 68 45 से छोटा है, इफ की कंडीशन फेल हो जाएगी। इफ की कंडीशन फेल हो जाएगी तो मिन का ये वाला कोड नहीं चलेगा, क्योंकि ये इफ के अंडर सुपरविजन में। जब ये नहीं चलेगा तो डेफिनेटली दोबारा फॉर पे आ जाएगा। ठीक है, दोबारा किस पे आ जाएगा, फॉर पे आ जाएगा। तो देखिए मिन में छोटा डेटा था, वो इंडेक्स मेंटेन रहा, मिन ने अभी भी 1 ही रखा हुआ है, और जे जो है वो 2 के बजाय अब जे जो है वो 3 हो जाएगा, यानी एक और लोकेशन जे में इंक्रीमेंट हो रहा है। जे में जब 3 होगा तो ये दोबारा नीचे आएगा। दोबारा नीचे आके क्या कह रहा है कि 3 लोकेशन पे रखे हुए डेटा को पहली लोकेशन पे रखे हुए डेटा से कंपेयर करो। ढूंढ रहा है छोटा डेटा और सबसे कंपेयर कर रहा है। अभी तक उसको छोटा डेटा पहली लोकेशन पे मिला है, अभी तक जितना उसने कंपेयर किया। अब कहता है तीसरी लोकेशन पे रखे हुए डेटा को, तीसरी लोकेशन पे डेटा जो है, क्योंकि जे की वैल्यू 3 हो गई है, आगे बढ़ रही है, 90 है, 90 पे रखे हुए डेटा को 45 से कंपेयर करो। तो कहेगा 90 पे रखा हुआ डेटा 45 से छोटा नहीं है, सॉरी 90 जो है 45 नहीं है, तीसरी लोकेशन पे रखा हुआ डेटा पहली लोकेशन पे रखे हुए डेटा से छोटा नहीं है। जब ये फेल हो जाए, ये भी फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो डेफिनेटली दोबारा ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने की वजह से अब जे के अंदर 3 के बजाय जे के अंदर 4 हो जाएगा, जे के अंदर 4 आ जाएगा। 4 आएगा तो कहेगा फोर्थ लोकेशन पे रखा हुआ डेटा पहली लोकेशन पे रखे हुए डेटा से कंपेयर करो। फोर्थ लोकेशन पे क्या रखा हुआ है, 29। 29 को कंपेयर करो किस तरह से, जो लिखा हुआ है ऐसे कंपेयर करो 45 से। अब कहेगा कि ये ट्रू हो गया, क्यों, क्योंकि 29 45 छोटा, ये ट्रू हो गया। ये ट्रू होगा तो कहेगा इसको चला दो। इसको चला दो का मतलब क्या है कि मिनिमम के अंदर जे जो अभी ऊपर से आया वही दे दो, क्योंकि वही लोकेशन सबसे छोटी लोकेशन में डेटा है। तो वो लोकेशन कौन सी, 4, यानी मिन के अंदर जो है 4 आ गया। मिन के अंदर क्या आ गया, 4, यानी ये तय हो गया कि इस वक्त जितना कंपैरिजन हमने किया है वो मिन के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट डेटा है। तो हमने इसको लेके फिर दोबारा 4 के पास चले गए, 4 के पास गया, जे में 5 हो गया, यानी जे में अब 4 की जगह 5 हो गया। 5 का मतलब फिफ्थ लोकेशन पे रखा हुआ डेटा, यानी 34 को अब आप किससे कंपेयर करेंगे, 29 से, तो ये फेल हो जाएगा। 34 29 से फेल हो गया, जब फेल हो गया तो ये चलेगा नहीं, दोबारा 4 पे आ जाएगा। दोबारा 4 पे आएगा तो अब जे के अंदर 5 की जगह 6 हो जाएगा। अब ये लास्ट डेटा है हमारे नाम से, n-1 6 हो जाएगा। 6 लोकेशन के डेटा को फोर्थ लोकेशन के डेटा से कंपेयर करो। 6 लोकेशन पे 17 है और फोर्थ लोकेशन पे 29 है, ये ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू होगा तो मिन के अंदर जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होकर 6 आ जाएगा, और उसके बाद जब ये यहाँ 4 पे आएगा तो ये 4 का लूप खत्म हो जाएगा। गौर सुनना, ये 2 लाइनें सुनना, फिर मैं सवाल लूंगा। जब ये 4 का लूप खत्म होगा तो ए फॉर इसके अंदर सुपरविजन चलने वाली ये 2 लाइनें खत्म हो जाएंगी, तो वो इस 4 पे जाने से पहले ये स्वैपिंग को चलाएगा। इस स्वैपिंग को जब चलाएगा तो उसके पास मिन में क्या रखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिन में रखा हुआ है इंडेक्स नंबर 6, यानी ये वाला इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स। और आई में क्या रखा हुआ है, आई अभी तक आई 0 के तौर पे चल रहा है। पास नंबर 1 था तो उसको पता है कि पहला डेटा है, ट्रैकिंग कर रहा है वो इसकी। तो किसने क्या किया, इसने कहा कि स्वैपिंग करा दो आई पे रखे हुए डेटा को मिन के रखे हुए, यानी अब हमारे पास ये 89 जो है वो यहाँ चला जाएगा, 17 यहाँ आ जाएगा, ये अब अपडेट हो जाएगा और यहाँ से 89 उठ जाएगा और यहाँ जाएगा, 17 उठ जाएगा, यहाँ जाएगा। मैं भी कर देता हूँ। और उसके बाद फिर ये 4 के पास जाएगा, और 4 पे पास जाएगा तो अब आई की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 1, बल्कि क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2, और सॉरी आई की वैल्यू 0 के बाद क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब आप यहाँ खड़े होंगे, इसकी वजह ये है कि ये डेटा सॉर्ट हो चुका होगा, वो मैं लिख देता हूँ अभी थोड़ी देर में कि ये डेटा सॉर्ट हो जाएगा। जब स्वैपिंग करोगे, मैं सवाल लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली 17 हो जाएगा क्योंकि इंडेक्स हमने याद रखा हुआ था, और ये 89 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ, मिटाने के बाद मैं आपसे कहता हूँ कि ये अब क्या ले रहा होगा। ये हमारा लोकेशन नंबर, मैं लोकेशन दोबारा लिख देता हूँ। ये लोकेशन 0 है, ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है, ये लोकेशन 3 है, ये लोकेशन 4 है, ये लोकेशन 5 है, ये लोकेशन 6 है। ठीक है ना। तो अब आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, अब आई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिखता हूँ, अब आई की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 0 पे चल चुका है, अब 1 पे, यानी सेकंड पास के लिए चल रहा है। तो आपको याद होगा कि अब ये वाली चीज नहीं चलेगी, ऑटोमेटिकली ये चीज नहीं चलेगी, यहाँ से चलना शुरू होगा।
ठीक है ना, देख लेना। तो अब वो क्या कहता है, सबसे पहले क्या करो कि मिन को आई दे दो, कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब मिनिमम आई के अंदर है, तो मिन को आई दे दो का मतलब ये हुआ कि मिन के अंदर जो है अब इंडेक्स नंबर 1 होगा। यानी ये क्लेम करना कि अब जो रिमेनिंग डेटा है इसका इंडेक्स नंबर 1 जो है, यानी 1 का मतलब ये पहले 0 था अब 1 कह रहे हैं, इंडेक्स नंबर 1 यानी ये वाला डेटा जो सबसे इस इंडेक्स पर रखा हुआ है सबसे मिनिमम, जो कि हमारा क्लेम है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल के लिए हम नीचे गए, यहाँ पे आ गए, इसने कहा इसकी अगली लोकेशन को उठाओ। अगली लोकेशन का मतलब है ये वाली लोकेशन, इसका मतलब है जे में 2 रखा हुआ होगा, और जे में 2 रखने की वजह नीचे आए। अब क्या कहता है, दूसरी लोकेशन का डेटा पहली लोकेशन से कंपेयर करो। दूसरी लोकेशन का डेटा यानी 68 को पहली लोकेशन यानी मिन पे रखे हुए डेटा पहली लोकेशन पे रखकर कंपेयर करो 45 से। तो क्या ये छोटा है, वो कहेगा फेल हो गया। फेल हो गया तो दोबारा 4 पे आ जाएगा। 4 का मतलब है कि जे फेल होकर 3 पे चला जाएगा। 3 का मतलब ये हुआ कि थर्ड लोकेशन पे रखे हुए डेटा को मिन से कंपेयर करो। थर्ड लोकेशन का मतलब है 90 को कंपेयर करो 45 से, तो ये भी फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो फिर दोबारा 4 पे। 4 का मतलब फोर्थ लोकेशन पे रखे हुए डेटा को कंपेयर करो 29 इज लेस देन 45। क्या ये ट्रू है, वो कहेगा हाँ ये ट्रू है। फोर्थ लोकेशन जे में फोर्थ है, तो कहेगा अगर ये ट्रू है तो मिन को जे असाइन कर दो। तो मिन को जे असाइन का मतलब करने का मतलब क्या हुआ कि मिन में 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जितना हमने ढूंढा है उसमें फोर्थ लोकेशन जो है वो सेकंड लोएस्ट है, पहले लोएस्ट को तो हम ढूंढ चुके हैं ये है। और उसके बाद आगे जब जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो फेल हो जाएगा तो इसका मतलब है 4 मिन के अंदर रहेगा, और जब ये इस वाले 4 से बाहर आएगा तो मिन के अंदर 4 होगा। ठीक है, आई में हमने 1 स्टोर किया हुआ है, आई में 1 होगा, तो वो कहेगा कि आई पे रखे हुए डेटा को मिन से स्वैपिंग करा दो, स्वैपिंग यानी इंटरचेंज कर दो। तो इसका मतलब है आई में 1 है, 1 का मतलब 45 और 4 का मतलब 29। अब ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, 29 को 45 से हम स्वैपिंग करा देंगे और उसके बाद फिर 4 पे जाएंगे। यानी हमारे पास सिचुएशन ये आ जाएगी कि यहाँ पर जो है ये 29 आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो 40 क्या था यहाँ पे 29 की जगह पे क्या था देखा नहीं, 68 नहीं 45, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 29 और यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, ये बेसिकली इसकी स्वैपिंग हो जाएगी। और अब 2 डेटा सॉर्ट हो जाएगा हमारे पास, और हम इस 2 डेटा को सॉर्ट करने के बाद जब दोबारा यहाँ पे जाएंगे तो यकीनन आई की वैल्यू 1 के बाद 2 हो जाएगी, यानी अब इसको वो पहला डेटा कंसीडर करेगा। और इस तरह ये करते करते जो है सब डेटा को सॉर्टिंग करा देगा। मैं सवाल देखता हूँ ताकि आप, सर मैं मिनिमम में तो 0 है, 0 मिनिमम में इंडेक्स है बेसिकली 89 नहीं, तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे हो पैसे लिया, थोड़ा सा अपडेट करो ना अपने आप को। जी 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 89 तो देखो 89 तो स्वैप हो चुका था ना, 89 तो हट चुका था, तुम 89 को क्यों ले रहे हो? अब हम तो सेकंड पास पे चल रहे हैं, सेकंड पास में 89 लास्ट में जा चुका है, देखो क्या 89 लास्ट में जा चुका है सेकंड पास में। सर बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में डिफरेंस क्या है? डन में एक ही काम कर रहे हैं, काम तो दोनों में सॉर्टिंग कर रहे हैं। फर्क ये है कि इसमें बबल सॉर्ट में आप नेट इशू आ गया, मैं आपको समझा देता हूँ। फैसल के सवाल का जवाब तो मैंने ये दिया कि फैसल देखो हमारा जब पास नंबर 1 गुजर जाता है ना तो 89 लास्ट में चले जाता है, और जो अपडेटेड डेटा होता है ना उसको यूज करते हैं, पुराने डेटा को यूज नहीं करते। ठीक है, ये तो फैसल का जवाब। और सागिल का जवाब ये है भाई कि आप खुद सोचो कि बबल सॉर्ट में हमने जब इन दोनों को कंपेयर किया था तो जो बड़ा डेटा था इन दोनों में उसको आगे की तरफ मूव करा रहे थे। तो जब इन दोनों को कंपेयर किया, अभी पहली दफा में फेल, बबल सॉर्ट में ये दोनों फेल हो जाते हैं, ये दोनों भी फेल हो जाते हैं, 68 आगे बढ़ा ही है, ये दोनों भी फेल हो जाते हैं। लेकिन जब इन दोनों को करते, ये जब इंटरनल कंपैरिजन कर रहे थे उसी वक्त इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो 45 यहाँ आ जाता और 90 यहाँ चले जाता। लेकिन सिलेक्शन में ऐसा नहीं कर रहे, सिलेक्शन में मिन में खाली वैल्यू रख रहे हैं और आखिर में एक दफा इंटरचेंज कर रहे हैं। यहाँ तो हर उस स्टेप पे जो 2 कंपैरिजन हो रहे हैं उस पर इंटरचेंजिंग, यानी अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर 77 होता और हम इन दोनों को कंपेयर करते बबल सॉर्ट में, तो 77 को यहाँ और 29 को यहाँ इंटरचेंज कर देते हैं। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट ये नहीं कह रहा, सिलेक्शन सॉर्ट कह रहा है इंटरचेंज बिल्कुल आखिर में होगा एक दफा, देखिए एक दफा इंटरचेंज होगा। लेकिन अगर आप बबल सॉर्ट देखें तो इफ के अंदर ही इंटरचेंज लिखा हुआ था,
कि अगर आपको वो चीज छोटा बड़ा मिलता है तो इंटरचेंज करते हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह फर्क है दोनों की मेथोडोलॉजी के अंदर, ठीक है। अगर आप तो ये बाकी तो फॉर का लूप वगैरह तो सेम चलेगा, उसमें भी तकरीबन सेम ही चल रहा था, ये चीज वहां पे नहीं थी, इफ की कंडीशन भी वहां चेक कर रहे थे। लेकिन स्वैपिंग का जो फैक्टर है वो यहाँ पे एक दफा है, वहां पे हर दफा था। आप जरा बबल सॉर्ट उठा के देखना तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है ना, मेरा ख्याल समझ आ जाएगा आपको ये। तो ये बेसिकली हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम है कि वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड देन वी हैव टू बेसिकली फाइंड द इंटरचेंज द मिनिमम एलिमेंट। ये इसका एल्गोरिथम जो यहाँ चल रहा है। अब अगर हम इसको, ये तो हमारे पास मसला हल हो गया। अब अगर हम इसमें देखें, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर हम यहाँ पे देखें कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसमें आपको थोड़ा खौफ भी होगा कि भाई अब तो काम कंप्लीट हो गया, अगले टॉपिक पे जाएं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आ गई। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस के अंदर, वर्स्ट केस में और बेस्ट केस में वो क्या होगी, ठीक है। तो ये हम देखने जा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि देखो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसको निकालने के लिए इससे पहले हम ये देखते हैं वो कि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कहेंगे भाई ये तो एन स्क्वायर फैमिली से बिलोंग करता है। बिल्कुल, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन स्क्वायर आने जा रही है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है, ये मैं बार बार हर क्लास में बता रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि ये इसके रनिंग टाइम से पे डिपेंड करती है या टोटल रनिंग टाइम पे, ठीक है। अब ये इसमें मैंने अपनी मर्जी से डिफरेंस रखा हुआ है, आपको शायद बुक में लिखा हुआ ना मिले ये, कि ये रनिंग टाइम का मतलब ये है कि आप बेसिक ऑपरेशन को इस्तेमाल करेंगे, और टोटल रनिंग टाइम का मतलब ये है कि आप एक एक एलिमेंट को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लें आप, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं होती, थोड़ा सा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन में चेंजेस आते हैं, कि मैंने आपको प्रूव भी करके दिया था, अगर आप उस क्लास को अगर दोबारा से देख लें। मैं रनिंग टाइम की बात करूं तो हम रनिंग टाइम की बात करें तो हम कहते हैं कि हम बेसिकली बेसिक ऑपरेशन को इस्तेमाल करेंगे या इंस्ट्रक्शन को। तो आपसे मैंने कहा, ये भी कहा था कि जो हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है उसमें बेसिक ऑपरेशन जो है वो होता है जहाँ कंपैरिजन हो रहा होता है। तो ये वाला इफ जो है, ये वाला इफ जो है ये बेसिकली बेसिक ऑपरेशन है। और सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये फॉर चला, ये फॉर चला, उसके बाद ये इफ दोनों फॉर के अंदर चलना ही चलना है। ये वाला मिन कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। ये मिन जो है वो ट्रू होने की केसेस में चलता है, फॉल्स होने की केसेस में नहीं चलता। तो हम बेसिक ऑपरेशन उसको कहते हैं जो हर दफा रन हो रहा हो। तो इस वक्त हमारे पास बेसिक ऑपरेशन ये वाला इफ है। क्यों? चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इफ ने चलना ही चलना है। ये इफ वही है जो बताएगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इस फॉर और इस फॉर के बेसिस पे इस इफ ने हर दफा चलना है। ये मिन भी हर दफा नहीं चलेगा, ये मिन सिर्फ इस फॉर के अगेंस्ट में चलेगा। ये वाला मिन जो है, ये वाला मिन की कंडीशन जो है ये इफ पे डिपेंडेंट है, तो हर दफा नहीं चल रहा। ये स्वैपिंग जो है वो इस वाले फॉर के अंडर सुपरविजन में, इसके अंडर सुपरविजन में नहीं है। तो कौन ऐसा है जो हर दफा रन होगा? तो ये वाला इफ है जो हर दफा रन होगा। इसका मतलब है ये इफ एक बेसिक ऑपरेशन है। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि बताइए इसके अंदर बेसिक ऑपरेशन क्या है, तो आप बताएंगे बेसिक ऑपरेशन इफ की कंडीशन है, अगर आपको नजर आ रही है। और अगर दो नजर आ रही है तो आप कहेंगे दो बेसिक ऑपरेशन है। इस तरह बेसिक ऑपरेशन जो है चलाए जाते हैं, ठीक हो गया। ये बात तो एक बात हो गई। तो हम यहाँ पे तादाद गिनते हैं कितनी बेसिक, एक तो ये कि इफ बेसिक ऑपरेशन है, तादाद क्या है, एक बेसिक ऑपरेशन है, और कितने लूप के अंदर है। मैं भी डायरेक्ट जाने में समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ आए कि कैसे हम पिक करते हैं कितने लूप के अंदर है। तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, देखिए भाई मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, टी ऑफ एन। आप जा रहे हैं, साजिल साहब, दुरेमान साहब, फैसल साहब, अलीना साहिबा, ये सब जा रहे हैं। तो इसका मतलब है उनको पता होना चाहिए कैसे करेंगे। आप कहेंगे कि देखेंगे इफ की कंडीशन दो फॉर के लूप के अंदर है, एक ये फॉर एक ये फॉर। तो हम लिखेंगे पहले ऑर्डर वाला फॉर। फॉर हमेशा समीशन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, आई की वैल्यू चल रही है 0 से शुरू हो रही है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पहले रनिंग टाइम निकाल रहे हैं ताकि हमें पता चले कि इंस्ट्रक्शन कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा। और ये चल रहा है n-2 तक, जो लिखा हुआ था वो लिख दिया मैंने। उसके बाद एक और समीशन है जो इनर लूप है, और ये चल रहा है j से, तो हम यहाँ लिख देंगे j से। j कहाँ से शुरू हो रहा है, j शुरू हो रहा है i+1 से। जो लिखा है वो लिख दो, मतलब ये खौफ नहीं किया क्या होने वाला जा रहा है। आप देखिए i+1 से कंप्लीट कहाँ तक होगा, n-1 तक, ठीक है। इसके अंदर बेसिक ऑपरेशन कितनी है, इसके अंदर बेसिक ऑपरेशन एक है, जो कि इफ की, हम इफ नहीं लिखते, हम कहते हैं एक बेसिक ऑपरेशन।
यानी हमारे इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है। अभी वर्स्ट और बेस्ट को तो बात ही नहीं कर रहे, एक जनरल बात कर रहे हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है। ये बात समझ आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कि ये वाला समीशन कैसे सॉल्व होगा। फिर ये आपको याद होगा, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, ये लेक्चर दोबारा देखने का टाइम मिल गया हो आपको, तो आप कहेंगे पहला वाला समीशन साइन तो चेंज नहीं होगा अभी, ये तो i इज इक्वल टू 0 से चलेगा और n-2 तक चलता रहेगा। और पहला वाला जो हमारे पास ये इनर वाला जो है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने का मेथड मैंने आपको बताया फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 ये कहता है कि अगर समीशन साइन के अंदर 1 हो तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। समीशन को ओपन करने का मतलब क्या, कैसे ओपन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। अपर लिमिट जो भी लिखा है, हमें इससे क्या कंसर्न है, n-1 है तो n-1 लिख लो, एक ब्रैकेट और लगा दो ताकि मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी नजर आए। माइनस लोअर लिमिट i+1 है तो i+1 लिख लो। ये सब समीशन साइन के अंदर जा रहा है सेकंड वाले, लेकिन पहला समीशन खुल रहा है ये वाला, तो i+1। तो ये फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। ये फॉर्मूले के तहत हमने उसको लिख दिया, तो विच इज इक्वल टू, ये समीशन अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, i इज इक्वल टू 0 से लेकर n-2 तक। ठीक है, आपने इन चीजों से, मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमें स्केर्ड नहीं होना कि क्या हो रहा है, जो स्टेप्स है मैथमेटिक्स के वो फॉलो कर रहा हूँ। अब ये ब्रैकेट ओपन करो पहले, तो ये आ जाएगा n-1, फिर माइनस i, फिर -1 और फिर +1। बिल्कुल सिंपल ब्रैकेट ओपन कर दिए, ये सारे के सारे सेकंड वाले समीशन के अंदर आ गए। जो कैंसिल हो रहा है सो कैंसिल कर दे, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको जगह की कमी की वजह से इस तरफ लिख रहा हूँ, तो और रेड कर देता हूँ ताकि आपको चेंजेस नजर आए। यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपने कहा कि अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि Tn, ठीक, Tn विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा समीशन साइन और i इज इक्वल टू 0 से लेकर n-2 तक। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो जाहिर है हमें आनी चाहिए क्योंकि 2 है। ठीक है, ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। इसको अगर मैं फर्निश फॉर्मेट में लिखूं तो ये आ जाएगा यहाँ पे n-1, n-1, n-i, ये आ जाएगा ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट जब खोलने जाएंगे तो उसके अंदर 3 एलिमेंट, आपको याद होगा मैंने कहा था अगर प्लस माइनस आ रहा हो तो उनको हम अलग-अलग कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हमको अलग-अलग कर लें, यानी पहले अलग कर लें i इज इक्वल टू 0 से लेकर, ये सारे प्रॉपर्टी मैंने लिखवा दी थी इसीलिए आपने एकदम गो थ्रू करनी। n-2 तक जा रहा है, पहले n को अलग कर लो, फिर माइनस, फिर समीशन, और आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर n-2 तक। ठीक है, और फिर इसके अंदर 1 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर समीशन, और आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर n-2 तक, सॉरी इसके ऊपर आ गया ये, और यहाँ आ जाएगा i। ये आपको समझ में आ गई बात है। हमने ये भी कहा था, और इसमें एक और तरीका भी है कि मैं उसको भी समझा दूंगा जब हम एक्चुअल में स्लाइड्स के थ्रू जा रहे होंगे। दोनों मेथड सेम है, मैथमेटिक्स को डेस्टिनेशन चाहिए होते हैं, मेथड कोई भी अडॉप्ट कर लो। अब आप कहेंगे कि देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो ये रहा है कि ये वाला, क्योंकि लूप आई का चल रहा है, याद रखना लूप आई का, ये प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी, अगर लूप आई का चल रहा है तो उसके अलावा जो भी कुछ अंदर होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब है ये n भी कांस्टेंट है, ये 1 भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि i का लूप है और i अंदर। तो इस वाले समीशन में तो n बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट होता है उसको लूप से बाहर निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर n-2 तक। मैं लेता हूँ सवाल बेटा भी 1, इसको हम 1 वाले फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 1 है, तो क्या आ जाएगा अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, और उसके बाद इसको भी फॉर्मूले से खोल सकते हैं क्योंकि जो माइनस लेके जो लूप है उसी वही चीज अगर अंदर हो, तो आपको याद होगा हमने फॉर्मूला लिखा था अपर लिमिट, ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2, तो n की जगह n-2 है तो क्या लिखेंगे n-2, अभी नजर नहीं आ रहा होगा आपको, अगली स्लाइड में मैं शो कर दूंगा, n-2 + 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है, डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2। ऐसा नहीं है कि मैंने ये करवाया नहीं, बबल सॉर्ट में करा चुका हूँ। तो n की जगह n-2 है तो n+1, n यानी n-2 और n+1, n-2 + 1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला से ओपन हो गया, ये फॉर्मूला से ओपन हो गया, ठीक है। और अब इसको मैंने पहले फॉर्मूले से कांस्टेंट बाहर निकाला, अब फॉर्मूले से ओपन कर दूंगा। तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से कैसे नजर आएंगी वो मैं अभी शो कर देता हूँ सवाल लेने के बाद। सर मेरे घर में लाइट नहीं है, मैं इसलिए लेट ज्वाइन हुआ। कोई बात नहीं मुस्तफा, अब आप अगले वाले टॉपिक में हमारे साथ रहिएगा। ये लास्ट लाइन समझ नहीं आई अगीना, मैं समझा देता हूँ आपको, ये मैंने मिटा दिया है ना। अब आप
आपको मैं स्लाइड के थ्रू वाज़े अंदाज में समझाता हूँ, आप बोलेंगे तो मैं कर भी दूंगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके लाया ताकि हमें थोड़ा टाइम सेव भी हो जाए। लेकिन उसके बाद भी समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब जो मैं करने जा रहा हूँ, देखें ये तो समझ में आ गया ना कि हमारा इफ बेसिक ऑपरेशन है और ये दो फॉर लूप के अंदर है। फॉर लूप की जो लेंथ है वो 0 से n-2 और i+1 से n-1 है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दो समीशन बना देंगे हम। देखें यहाँ पे आ गया, ये इन्होंने यहाँ पे बना के आपको दे दिया। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा साफ सुथरे अंदाज में मैंने इसको सॉल्व कर दिया काफी मेहनत। देखिए पहला लूप जो है हमारे एल्गो के हिसाब से, अगर मैं आपके लिए उस एल्गो को उठा के यहाँ कॉपी कर दूं, टाइम फॉर टाइम भी अभी मैं हटा दूंगा, छोटा सा कर दूंगा, आपको नजर आ रहा होगा कि हमारा इफ जो है वो पहला लूप, इफ जो है वो पहला लूप 0 से n-2 तक है। तो देखिए 0 से लेकर n-2 तक आ गया। और इफ जो है वो दूसरा लूप i+1 से लेकर n-1 तक है, i+1 से n-1 तक। और कितना बेसिक ऑपरेशन है? एक है तो एक लिख दिया। अगर दो बेसिक ऑपरेशन होते तो दो लिख देते, तीन बेसिक ऑपरेशन होते तो तीन लिख देते। ठीक है, अभी एक ही बेसिक ऑपरेशन है, एक लिख दिया। अब हमारा इस वाले का काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म। अब आ गया हमारे पास इसकी कैलकुलेशन। देखो भाई, अब इसकी जो कैलकुलेशन है ये आपकी टोटली मैथमेटिक्स जो आपने 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा है उस पर डिपेंडेंट है, जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो एल्गो के हिसाब से समझाने वाली बात हो। एल्गो को हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में ले आए। फिर भी मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से बताता हूँ। ये वाला जो समीशन है ये पहले वाले फॉर्मूला, अगर आपने फॉर्मूला अपनी एक कॉपी में कहीं लिखा है तो फर्स्ट फॉर्मूले से खुलेगा कि जब समीशन के अंदर 1 आ जाए तो इस पे फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला लगता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। तो देखिए मैंने लिखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, फॉर्मूला लगा दिया। हम लोग फॉर्मूला सादे अंदाज में लिखते हैं, लेकिन क्योंकि फॉर्मूला लिखने के लिए आपको कोई टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं करना होता। आपसे लिखवाया गया था 1 से p से लेकर n तक अगर 1 हो तो कहा गया था कि फॉर्मूला होगा n माइनस पी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। ये होता है फॉर्मूला, याद आ गया? तो अब अपर लिमिट चेंज हो जाएगा तो हमारे फॉर्मूले में कोई हमें स्केल फियरनेस ना हो कि भाई पता नहीं कितना मुश्किल हो गया। आराम से आप लिखें उसको अपर लिमिट माइनस। अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा इस वाले समीशन के अंदर आ रहा है। ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट। सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करने वाला स्टेप इन्होंने यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया है और क्या क्या कहता है -1 माइनस i माइनस 1 प्लस 1। -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या n-1 प्लस 1। समझ आई बात? फिर इसके बाद हम इसको 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं जब से माइनस साइन हो। हमें ये नजर आ रहा है, गौर सुनना, कि ये वाला, जरा अगली लाइन को देख लूं ताकि उसी हिसाब से बात करूं। हाँ ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा है कि देखो ये n और ये 1 कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे कहते हैं कि बता चुका हूं, आपके बार बार माइंड में होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिसका लूप चल रहा है उसके अलावा जो भी कुछ हो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट है और ये i जो है वो वेरिएबल है। इन्होंने किस तरह ब्रेक किया, मैं आपको रेड लाइन से बता। इन्होंने कहा है कि इन दोनों को एक मान लो और इसको अलग कर लो। ठीक है, बात समझ आ रही? सिर्फ ब्रैकेट की चेंजेस की है हमने, किसी वैल्यू में चेंज नहीं की खुदा ना। और कुछ इस तरह करो कि जो समीशन है उसको 2 हिस्सों में तोड़ लो 3 के बजाय। अच्छा 3 में तोड़ लोगे तब भी वही आंसर आएगा, 2 में तोड़ोगे तब भी वही आंसर आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। मैथमेटिक्स का डेस्टिनेशन सेम होता है, मेथड चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी इक्वेशन को सॉल्व करो वही आंसर आएगा जो मिडिल टर्म ब्रेक से करोगे। दोनों का मेथडोलॉजी चेंज है लेकिन डेस्टिनेशन तो चेंज नहीं है ना। इसी तरह यहाँ पे भी यही है, 3 हिस्सों में तोड़ लो 2 हिस्सों में तोड़ लो। ये तो आप मैथमेटिशियन होने के नाते आप सोचेंगे कि आसानी किसमें, तो जाहिर है 2 में तोड़ेंगे आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने 2 में तोड़ा है और कहा ये है कि i इज इक्वल टू 0 से चलेगा और n-1 तक जाएगा, n-2 तक जाएगा। पहले ब्रैकेट में n-1 आएगा, फिर माइनस, फिर समीशन साइन, i इज इक्वल टू 0 से चलेगा और n-2 तक जाएगा और अंदर जो है वो i आ जाएगा। अब ये दोनों कंबाइनली कांस्टेंट है। ब्रैकेट बार बार लगा रहा हूँ एहतियात के तौर पे, आप भी लगाइएगा। आप लोग इस बात को केयर नहीं करते, मैंने हमेशा देखा। अरे क्या फर्क पड़ता है ब्रैकेट लगाए ना लगाए, भाई टीचर लगा रहे हैं तो उसमें आप भी लगाए। तो केयरली, यानी आप यहाँ पे n-1 जो है इस वाले लूप के अंदर है, 200 में तोड़ दिया। ये दोनों कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि i वेरिएबल है, दोनों में से i कोई भी नहीं है तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है, विच इज इक्वल टू n-1 कंबाइनली बाहर। आप इनमें छोड़ो कौन ब्रैकेट लगाए, आप लाजमी इसमें ब्रैकेट लगाएं कि पता चले कि दोनों चीजें आगे आने वाली चीज से मल्टीप्लाई हो रही। और समीशन के अंदर क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से लेकर n-2 तक और माइनस अगले में क्या आ जाएगा, मैं नहीं खोल रहा, साथ ओपन कर लूंगा, एक साथ कर लूंगा ओपन। i इज इक्वल टू 0 से लेकर n-2 तक और
इसमें i है और इसमें 1 है। अब ये एक अलग फॉर्मूले से खुलेगा, ये अलग फॉर्मूले से। देखें, जिसमें 1 होता है उसका फॉर्मूला अलग होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, तो ये आ जाएगा n-1 अपनी जगह पे, या n-1 की जगह पे, और इस पे फॉर्मूला लगेगा इस वाले समीशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी n-2 लोअर लिमिट माइनस 0 फॉर्मूले का प्लस 1। ये फॉर्मूले का प्लस 1 ये मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने स्किप किया हुआ आपको समझने के लिए। इसको मैं फॉर्मूले का प्लस 1 कहता हूँ, क्योंकि देखिए फॉर्मूले का प्लस 1 यहाँ पे भी आ रहा है ना। इसको खोलेंगे तो ये आई है, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा देना अपर लिमिट माइनस लोअर, इसमें वेरिएबल का जो जिसका लूप है वही मौजूद है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1, यानी अगर समीशन के अंदर i हो और i जो है वो 1 या 0 से चल रहा हो, मैंने आपसे कहा था, और n तक जाए, तो फॉर्मूला क्या था याद है, अपर लिमिट यानी n+1 डिवाइड बाई 2। तो अब अगर अपर लिमिट चेंज हो जाए तो उसको कहो, तो यहाँ पे अपर लिमिट चेंज होकर n-2 हो गया, तो n की जगह क्या लिखूं, नीचे लिख रहा हूँ n-2 और n+1 यानी n-2+1 और फॉर्मूले का डिवाइड बाय, ये आना चाहिए ना। अभी यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ये मैंने इसलिए करा दी कि आपको ये गुमान हो कि हाथ से इस बात को मतलब खुद भी कर सकते हैं, सारा मैंने मतलब पहले से स्लाइड में प्रिपेयर कर लिया था। तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी। तो अब आप मैं अभी सवाल नहीं लेता, पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे पहुंचे तो देखिए, यहाँ पहुंचने के बाद आपको नजर आ रहा होगा कि आपने 200 में ब्रेक किया, जो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। 200 में ब्रेक करने के बाद इन्होंने यहाँ पर जो है इसको ये वाली लाइन कट कर दें आप यहाँ से, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और इस लाइन को भी कट कर, इस लाइन को रहने दें, सॉरी इस लाइन को रहने दें। मैं आपको इस लाइन की जगह पे जो मैंने कट किया है आप जहन में रखिएगा, आपने कहीं भी कॉपी में नोट भी कर लें। इस लाइन की जगह पे आप यहाँ पे इसको फॉर्मूले से ओपन कर लें, इस वाले को। जब फॉर्मूले से ओपन करेंगे, माइनस तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है, इसको आपने यहाँ से, बल्कि मेरे पास मैं टाइप पे किया है ना, मुश्किल होगी मुझे, तो यहाँ पे मैंने इसको अब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला है वेरिएबल आई है और वही अंदर है, तो फॉर्मूला लगेगा n-2, ठीक है, यानी n और n-2 ले रहा हूँ सवाल, n-2+1, फॉर्मूला था n+1 डिवाइड बाई 2, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये ठीक हो गया, n-2 डिवाइड बाई +1 डिवाइड बाई, ये हो गया। यानी इसका फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया और इसमें n-1 बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचा 1, ठीक है। ये मैंने कट कर दिया क्योंकि ये बात गलत नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लोगों को जिस अंदाज में समझा रहा हूँ उसके लिए ये आपके लिए बेमायने है, तो इसकी जगह पे ये आ गया। जब आप नीचे आए तो n-1 अपनी जगह पे एज इट इज लिखा हुआ है, इस पे फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि अंदर 1 है तो फॉर्मूला लगेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है। और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा, ये वाले बात इसको पहले लिख लिया, और n-2 बाद में आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 आ गया। फिर जब सिंप्लीफाई मजीद करोगे, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा, -1, ठीक है। तो n-1 यहाँ का, n-1 यहाँ का, तो n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, n-1 का होल स्क्वायर। और जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, ये बिल्कुल सिंपल सी आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई, इन दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे जब इनको, तो इन्होंने कहा कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर आएगा n-1 डिवाइड बाई 2। यानी जब मैं, यानी इसके बाद, अब मुझे नहीं पता आपके बात जो मैं कह रहा हूँ समझ आ रही नहीं आ रही, जब इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तो यकीनन मैं एलसीएम लूंगा ना इनका, या कॉमन लूंगा, बल्कि कॉमन बेहतर अंदाज है। मैं भी सवाल लेता हूँ आपसे, मैं मैथमेटिक्स में उलझने की कोशिश नहीं कर रहा, आप मुझे लगता है समझे इतना तो आना चाहिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम में ले लेते हो, और यहाँ पे n-1 है और यहाँ पे 2 दफा n-1 है, तो आप कॉमन भी ले सकते हो एलसीएम में। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस साइन अपनी जगह पे एज इट इज, n-1 और n-2। असल में ये हो जो मैंने फाइनली आंसर लिखा है ना, उसका स्टेप्स बता रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिखा है तो इसका स्टेप्स क्या होंगे। तो आपने एलसीएम ले लिया, उसके बाद इसको ओपन कर लिया। ओपन करने का मतलब ये कि 2 फॉर्मूला लगा दो, n² माइनस 2n प्लस 1, और ये माइनस अपनी जगह पे एज इट इज, n को n से करोगे n², n को 2 से करोगे माइनस का 2n, 1 को n से करोगे माइनस का n, 1 को 2 से करोगे प्लस का 2। उसके बाद इनको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये चीज आ जाएगी।
इतना तो आप कर ही लोगे। तो ये जो चीज आपके पास आई है CN, ये वाला पार्ट, TN लिखो, CN लिखो, जो भी लिखो आप, कंप्यूटेशनल कॉस्ट लिखो या जो भी लिखो, ये जो चीज आएगी ये बेसिकली ये बता रहा है कि कितना बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यानी अगर मैं डेटा 10 दे दूं तो इतना बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इतने बेसिक ऑपरेशन की परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, जो इफ की कंडीशन थी कितनी होगी, यहाँ पे हम दे देते हैं 10, 9 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5, तो फिर 45, यानी अगर 10 डेटा देंगे तो 45 दफा इफ की कंडीशन चलेगी। और अगर 20 डेटा दे दें तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा कि 20 इंटू 19, तो ये 10 आ जाएगा, तो 190 दफा। यानी अगर 10 डेटा हम कर देंगे तो 190 दफा जो है वो ये एग्जीक्यूट होगा। अब आप देखेंगे तो आप कहेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हाई पावर स्क्वायर आएगी। हाई पावर हमेशा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि उसी की वजह से ग्रोथ होती है। ग्रोथ हमेशा हायर पावर की वजह से होती है। तो इसका जो ग्रोथ है वो n स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इसकी टाइम, यानी ये जो चीज है ये रनिंग टाइम है। अगर मैं अलग-अलग करके लिख भी दूं तो ये जो चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड रनिंग टाइम। अब इसके बाद सवाल आऊंगा भाई कि मैं रनिंग टाइम, और ये जो चीज आपके पास है, ये जो चीज आपके पास है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो रनिंग टाइम निकालने के बाद आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़े से लोग चला के ये दिखाते हैं, कहते हैं जब भी 2 फॉर आएगा तो n स्क्वायर ही आना है। तो बिल्कुल आना है, 2 फॉर आया और अगर वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है तो उसमें 2 n स्क्वायर ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आनी है। देखिए इसमें भी 2 फॉर थे, बबल सॉर्ट में भी 2 फॉर थे, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n स्क्वायर आई थी। लेकिन अच्छा इत्तेफाक है कि इसका रनिंग टाइम और बबल सॉर्ट का रनिंग टाइम भी सेम आया था। इसमें भी n(n-1) डिवाइड बाई 2 आया, बबल सॉर्ट में भी n(n-1) डिवाइड बाई 2 आया। कोई बात नहीं, अगर सेम आ रहा है तो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, चेंज भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि आपने जो सॉल्व किया। ये तो हमारे पास आ गए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम आगे की तरफ जाएं, मैं अभी सवाल ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आगे क्या है। तो द सिलेक्शन सॉर्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो द सिलेक्शन सॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एल्गोरिथम ऑन ऑल इनपुट्स। कोई भी इनपुट होगा तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n-1 होगा। अब आइए हम इस पे आपके सवालात की तरफ जाते हैं। सवालात लेने के बाद, ये नीचे वाली बात अभी नहीं पढ़ी मैंने, ऊपर वाला बुलेट्स मैंने पढ़ा है, और आपके सवालात को लेता हूँ। किसी ने और भी कुछ पूछना तो पूछ लो, मतलब मैं आंसर देने के लिए आप रेडी हूँ। आपने बोल के पूछना है, आपने लिख के पूछना है। ये बात मैंने पढ़ी, ये नहीं पढ़ी अभी, उसको पढ़ के अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर। सवालात पढ़ लूँ आपके। तो अब आइए सवालात पे। नंबर 1, अगर मुझे समझ नहीं आया तो आप बोल दीजिएगा, आप लोग अनम्यूट ऑलरेडी है। जी सर समझ आ गया, अलीना बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। सवाल में लिखा है फाइज साहब ने, सर हमारे यहाँ कल से लाइट और हो गई। तो टेक्निकल बात नहीं है बेचारे। देखो बात ये है कि बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, कराची के भी बहुत बुरे हालात हुए हैं। हमारे यहाँ भी लाइट जो है वो 1 घंटे की लोड शेडिंग अभी 11 बजे हो जाएगी, 11 से 12। तो जाहिर है जिसके पास लाइट नहीं है, आवाज नेट कनेक्ट हो चुप, समझ नहीं आ रहा, काफी आवाज करता है, अगर आप इजाजत दें तो लीव कर लूं, देन लाइट अगर आ गई तो वीडियो देख लूं, काइंडली सर रिप्लाई चैट पर दे दें, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हाँ तो फाइज अगर समझ नहीं आ रहा तो फायदा नहीं है, लेकिन देखो मैं तो किसी की भी किसी इशू को देखता नहीं हूँ, ट्रस्ट करता हूँ सुन लो। तो आप में से कोई भी जो है ना वो गलत बयानी नहीं करना प्लीज, अटेंडेंस की खातिर, नींद आने की खातिर। आप हमेशा जो है ना वो सच बोलना, तो इंशाल्लाह देखोगे आप सब लोग कामयाब होगा। मैं हमेशा सच पे ही ट्रस्ट करता हूँ, मैं किसी की इंक्वायरी नहीं करता कि आप ये भी दिखाएं वो भी दिखाएं। आप हम लोग जो है वो तो ठीक है, लीव कर जाओ। अटेंडेंस के वक्त अपने दोस्त को बता दो, मुझे याद दिला दे। आई विल डू माय सेल्फ, ओके, अटेंडेंस लगा दो। अच्छा जी, लेकिन वीडियो देख लेना लाजमी। अच्छा तो ये बात हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की आ गई। अब मैं समझाने क्या जा रहा हूँ जो थोड़ा सा हमारे लिए पेनफुल है, और हमारे पास 4 मिनट है ताकि हम 4 मिनट में समझ जाए। देखो हमें यहाँ तक पढ़ लेना काफी है, लेकिन एक छोटी सी बात हमें समझ लेना तो हमें ज्यादा अच्छा होगा। नहीं भी समझ आई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी एक स्टूडेंट के भी आ गए तो समझ लो कि हमें एडवांटेज मिल जाएगा ना। तो हम तो कोशिश करेंगे सबको समझाएं। यहाँ पे हमने कहा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें एनालाइज करनी है बेस्ट केस की
और वर्स्ट केस की। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बात तो आपके लिए हो जाती है कि यार सर हम पता नहीं हम कहाँ ले गए, तो क्योंकि हमारे जिंदगी का हिस्सा है, 1-2 सेमेस्टर के बाद आपने पढ़ना ही यही है DEE के अंदर, तो अभी थोड़ा सा पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, थोड़े से हार्ड वर्क अभी कर लें। हमने जैसे बबल सॉर्ट में कहा था कि जो बेस्ट केस है वो होता क्या है। बेस्ट केस का मतलब ये है कि एक डेटा जो आपको दिया जाए वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक डेटा मैं आपको देता हूँ वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये बेस्ट केस कहलाता है। मिसाल के तौर पे डेटा जो है वो आपको मैं दे देता हूँ, बल्कि मैं इस तरह लिखने के बजाय इसको क्लियर कर देता हूँ, इस टेक्स्ट से लिख देता हूँ। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास डेटा जो है वो है 23, 29, ठीक है, कॉमा लगा दो, कॉमा 29, 31, 37, 42, 48, 51, ठीक हो गया। ये डेटा सॉर्टेड है। जी सर, देखो तुम सोचो जब भी, क्योंकि अगर डेटा सॉर्ट 4 मिनट है, अगर हम अभी यहाँ पे हमारा ये बंद होता है ना हमारा लेक्चर, तो हम 20 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, यानी 11:05, ठीक। अगर डेटा जो है, मैं सेकंड सेशन में आपकी क्विज भी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, सिलेक्शन इंसर्शन सॉर्ट के बाद। डेटा अगर सॉर्टेड है, ठीक है, तो तुम क्या समझते हो, ये एक बेस्ट केस है। सॉर्टेड डेटा तुम्हें दिया गया, सॉर्टेड डेटा मैंने तुम्हें दिया। सॉर्टेड डेटा को अगर सिलेक्शन सॉर्ट चलाए और चलाने के बाद उतना ही काम करे जितना वर्स्ट केस में किया था, क्योंकि पहले हमने सॉर्टेड डेटा नहीं लिया था, अनसॉर्टेड डेटा लिया था, तो अनसॉर्टेड डेटा के लिए हमने ये एल्गोरिथम लिखा और हमने कहा कि इसका रनिंग टाइम जो है, आर टाइम जो है वो n-1 डिवाइड बाई 2 है, यानी इफ की कंडीशन इतनी दफा चलेगी, और इसकी फैमिली ऑर्डर ऑफ n²। ये वर्ड्स के, यानी अगर सॉर्टेड नहीं है। अगर सॉर्टेड डेटा में देता हूं और यानी एक जो चीज जो कि मुझे करनी हो पहले से की हुई है, और इसमें भी ये इतना ही टाइम लगाए n-1 डिवाइड बाई 2, और फैमिली यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर इसकी n² हो, तो इसका मतलब है इसका बेस्ट और वर्स्ट केस में कोई फर्क नहीं होगा। आप सॉर्टेड देंगे तब भी वो इतना ही काम करेगा जितना वर्स्ट में करेगा। तो हम बेस्ट डेटा में कोई एडवांटेज नहीं उठा सकेंगे, जबकि बबल सॉर्ट में हमने एडवांटेज उठाया था। कोड में थोड़ी सी चेंजेस की थी और हमने कहा था कि अगर डेटा सॉर्टेड होगा तो हम पहले पास में डिटेक्ट कर लेंगे, पहले पास में डिटेक्ट कर लेंगे कि डेटा सॉर्टेड है। समझ आई बात है? क्या ऐसा कुछ हम इसके बेस्ट केस में कर सकते हैं कि हमें, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हमें एक सॉर्टेड डेटा दिया जाए और हम इस एल्गोरिथम को रन करें, किसी जगह पे कोई छोटी सी चेंजेस करें जिससे पता ये चल जाए कि ये डेटा सॉर्टेड है, ये डेटा क्या है, सॉर्टेड है, तो क्या ऐसा हम कर सकेंगे? यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये डेटा सॉर्टेड है, ठीक है, इस पे अगर हम ये वाला एल्गोरिथम चलाते हैं